Hello, you all. Welcome on Knowledge Sky, and my name is Ambatwari, guys. So here we are again with a new series that is Polity in 30 hours. Polity in 30 hours in हिंदी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और पॉलिटी इन 30 आवर्स इन इंग्लिश की क्लास हम शुरू कर रहे थे। पॉलिटी की जो क्लासेस थी हिंदी में उसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि इस सीरीज़ को मैं इंग्लिश में भी दोस्तों कंटिन्यू करूं। तो आप सभी की इस बात को रखने के लिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी सीरीज़ को दोस्तों कंटिन्यू किया ना। आई होप आपका प्यार सपोर्ट उतना ही मिलेगा जितने हमारे हिंदी की सीरीज़ को मिला था। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे वीडियोस को जरूर वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम EPFO UPSC EPFO के लिए दोस्तों हम कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज, जी हाँ दोस्तों, नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो है वो चला रहे हैं और इससे बहुत सारी दुकानों को खतरा हो चुका है। तो बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है हमारे ग्रुप्स पर जो मैं देख रहा हूँ, आप सभी भी देख रहे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग थोड़ा सा डर रहे हैं और कुछ चीज़ें मुझे भी ऐसी दिख रही हैं। तो गाइस खैर मेरा इस पर कोई भी फोकस नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये सफिशिएंट है या नहीं है। तो गाइस ये सीरीज़ बिल्कुल भी सफिशिएंट है। यदि आप हमारे चैनल पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, यदि ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप यूपीएससी के एग्जाम चुटकियों में क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमने हाई लेवल कंटेंट आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ है कम्प्लीटली फ्री। कम्प्लीटली फ्री जो है ये हाई लेवल कंटेंट हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। और सिर्फ एक ही काम है, एक ही एम हमारा कि हम नॉलेज का एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जिसमें सभी के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आपका कहीं भी कोई भी पैसा वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास शुरू करते। तो इससे पहले आप नॉलेज स्काई को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, नॉलेज स्काई सर्च करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे नॉलेज स्काई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सारी PDF वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करने पड़ेंगे, आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी गैस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आगे बढ़ते दोस्तों, पॉलिटी इन 30 आवर्स। यहाँ पॉलिटी इन 30 आवर्स हम क्या करने वाले हैं भाई, पॉलिटी को हमने 30 मॉड्यूल्स में, लक्ष्मीकांत बुक को, यहाँ पर बेसिकली हम लक्ष्मीकांत बुक पूरी पढ़ने वाले हैं। वाई लक्ष्मीकांत, वाई ओनली लक्ष्मीकांत। देखिए दोस्तों, यदि आप यूपीएससी और स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत इज मस्ट फॉर यू। लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पड़ेगी गाइज। देयर इज नो अदर ऑप्शन देयर इज नो अदर ऑप्शन टू लक्ष्मीकांत, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज नोन एज द बाइबल ऑफ पॉलिटी। और बाइबल ऑफ पॉलिटी है भाई, तो बढ़ना तो बनता है, लेकिन फॉर everyone it's not easy to read the entire polity in लक्ष्मीकांत, है ना। तो इट बिकम वेरी टफ फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट कि भाई इसको कैसे हम कॉम्प्रिहेंड करें, कैसे पढ़ें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 30 आवर्स में कॉम्प्रिहेंड कोर्स बनाया हुआ है, जो बेसिकली आपके UPSC EPF और SSC CGL को फोकस करके बनाया गया है। यदि आपने ये 30 आवर्स की सीरीज कंप्लीट कर ली तो आई कैन बैट कि आपको इसके अलावा किसी भी वीडियो को या किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट जो बैकग्राउंड है आपके लिए तैयार हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता यदि आपको पॉलिटी का P भी नहीं आता। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीरीज यू विल बी द मास्टर ऑफ द पॉलिटी, आई विल मेक श्योर ऑफ इट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये हमारा 0 to हीरो कोर्स है, ये हमारा पॉलिटी का 0 to हीरो कोर्स। यदि आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिटी में तो आफ्टर द कोर्स यू विल फील बेटर, डेफिनेटली विल फील बेटर। और आज की इस क्लास से आपको समझ आ जाएगा कि हाउ कॉन्फिडेंट द कोर्सेज, हाउ वैल्यूएबल द कोर्सेज, और इतनी वैल्यूएबल कोर्सेज जो है वो आपको फ्री में क्यों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, सिर्फ फ्री में है ये कोर्स, इसके लिए प्लीज़ आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। हम एक बहुत बड़े कॉस्ट को लेकर ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल भले अभी छोटा हो लेकिन एम काफ़ी बड़ा है गाइस। तो हियर आर द कंटेंट ऑफ कोर्स। हम ये 30 यहाँ पर मैंने टॉपिक निकाल के रखे हुए हैं लक्ष्मीकांत बुक के, और इन चैप्टर्स पर हम 3 घंटे का जो लेक्चर्स बनाने वाले हैं, और 30 घंटे के लेक्चर में द पॉलिटी विल बी फिनिश्ड गाइस। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्रियम्बल दिख रहा है। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो वाई प्रियम्बल, प्रियम्बल क्यों पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले देखिए क्या होता है। प्रियम्बल इज द इंडेक्स, प्रियम्बल जो है वो एक इंडेक्स होता है किस एक कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हर एक बुक का एक इंडेक्स होता है जो उसके बारे में सारी आइडिया देता है, ऐसे ही जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ऐसे बोला जाता है। बिकॉज जब भी कभी भी डाउट होता है तो लोग प्रियम्बल को प्रेफर करते हो, जितने भी डाउट्स होते हैं उन सबका आंसर आपको प्रियम्बल में मिल सकता है। तो प्रियम्बल इज द शॉर्ट समरी ऑफ द इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटायर जो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक शॉर्ट समरी जो है वो आपकी क्या है, ये है आपका प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक 42nd अमेंडमेंट के पहले का और एक 42nd अमेंडमेंट के बाद का है, दो प्रियम्बल हैं दोस्तों आपके। तो यहाँ पर जो प्रियम्बल है ये आपका 42nd अमेंडमेंट के पहले का प्रियम्बल है। 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में कुछ वर्ड जो है वो जोड़ दिए गए हैं, और जो दो वर्ड जोड़े गए हैं अभी यहाँ पर चार वर्ड है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 42nd जो आपका अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलर वर्ड जो है और सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर और सोशलिस्ट दो नए वर्ड जो हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में जोड़ दिए जाते हैं। और प्रियम्बल में यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है दोस्तों, सबसे पहले वो जो लाइन लिखी हुई है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या रखा गया है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्राइम पावर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्राइम पावर्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारे लिए बनाया गया है, हमारे द्वारा ही बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आज की जो पहली क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को। आज की हमारी जो पहली क्लास है इसमें गाइस हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। आज की हम क्लास में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक फैमिलियरिटीज़ देने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, यदि आप इस क्लास को पूरा डेफिनेटली कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं, हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इस लाइन का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो लाइन है ये एश्योर करती है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये बेसिकली इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। इंडियन सिटीजन्स को प्राइम पावर्स दी गई है, सर्वोपरि रखा गया है, और ये इंडियन लोगों ने ही बनाया है और इंडियन लोगों के लिए ही बनाया। मीन्स इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड व्हाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब हम 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो वी हैड स्लेवरी ऑफ पास्ट 200 ईयर्स, हम पास्ट 200 ईयर्स से स्लेव थे। अब 200 साल से जब स्लेव थे हम तो हमारे बहुत ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस थी, हमारी बहुत ज़्यादा जो राइट्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो जो फर्स्ट कंसर्न था इंडियंस का वो ये था कि हमें मिलनी चाहिए क्या? फ्रीडम। वी वांट फ्रीडम, वी वांट आवर राइट्स। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो इंडियन लोग हैं उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, और उस चीज़ को एम करते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया भी गया। तो यहाँ पर ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्राइम पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द प्राइम पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख सकते हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एज वेल। मतलब आज के सिचुएशन में देखा जाए तो आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इस पूरे ग्लोब पर नहीं है। एंड यू शुड फील प्राउड ऑन इट, यू शुड फील प्राउड ऑन इट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट एंड वाई, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। दूसरी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी क्लास जो है वो रिवाइज भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट एंड इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को यदि आपने पूरा ले लिया तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो व्हाट एंड व्हाई हमने डिस्कस कर लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये जो 3 डेट्स लिखी हुई हैं, मैंने इन 3 डेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 अक्टूबर 1947, 6 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1947 एंड 11 दिसंबर 1946। 46 हैं सारी दोस्तों, यहाँ पर 47 कहीं भी नहीं है। तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। द फर्स्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है वो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसको हेड किया था सच्चिदानंद ने। मेक अ नोट ऑफ इट,
the meeting held on 9 December 1946 was headed by Sachidanand, and again a next meeting headed on 11 December 1946 and it was headed by Dr. Rajendra Prasad. The meeting held on 11 December 1946 it was headed by Dr. राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 कमेटियां बनाई गई थी. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कमेटियां बनाई गई थी, 8 कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग काम के लिए. देखिए क्या हो रहा था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना था ये कोई छोटा सा बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट बनने वाला था फ्यूचर में. तो इसके लिए एक प्रॉपर चीज़ें जो थी वो बनाने की जरूरत थी. तो बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी. क्लियर. तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, और इसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी. ठीक है, वेरी फेमस पर्सनालिटी, जिनकी वजह से आज हमें हमारे राइट्स मिल पाए, आज हमें ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाया, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा. ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8 कमेटियां थी उनमें से एक कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनको वी आर अम्बेडकर साहब ने क्या किया था, हेड किया था. ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या किया था, हेड किया था. अब ये भी देखना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है. तो जैसे कि पहले जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे अक्रॉस द ग्लोब, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज़ लिए गए और उन सारे आइडियाज़ को लेकर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना. अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को कॉपी किया गया, तो इसमें बुरा क्या है, हम सभी अच्छी चीज़ों को कॉपी करते हैं, है ना, हम सभी जो हैं वो अच्छी चीज़ों को कॉपी करते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अक्रॉस द ग्लोब जो अच्छे एस्पेक्ट थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में, उनको कॉपी किया गया. जो अच्छे एस्पेक्ट्स थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में, उनको कॉपी किया गया, एंड हैंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन. और वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट जो था वो आपके सामने आया. एक क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में मुझे आंसर देना है. दोस्तों लाइव क्लास में आप जितने भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं. क्लियर, लाइव चैट आपकी चल रही है, लाइव चैट में आप जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू. मैं सिर्फ टाइप करके आंसर दूंगा. रीज़न बिहाइंड दैट कि यहाँ पर बोलने से जो है रिदम वो दोस्तों टूट जाती है. आगे बढ़ते हैं. तो जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 वर्ड आए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक. याद रखना है, जो सोशलिस्ट है और सेक्युलर है, ये 2 वर्ड 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है जोड़े गए थे. जो सोशलिस्ट है और डेमोक्रेटिक सेक्युलर है, ये 2 वर्ड को है 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखना कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल और नॉट. द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, और साथ में मैं आपको इसके आंसर क्लास के लास्ट में दूंगा. आंसर इज दैट कि whether the preamble of Indian Constitution is amendable or not. UPSC pre का क्वेश्चन है गाइस ये, whether the preamble of Indian Constitution is amendable or not. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए प्यारे बच्चों मुझे. तो अब हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं इन 4 वर्ड को. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सोवरेन वर्ड को. सोवरेनिटी या सोवरेन वर्ड का मतलब ये होता है कि देखिए पहले क्या हुआ था कि बाहर की जो फॉरेन पावर्स आए ना, जो बाहर से जो पावर आई थी, एक्सटर्नल पावर्स थी, उन्होंने क्या किया था, इंडिया में बहुत सारे जो डिसीजंस थे उनको बदला, बहुत सारे डिसीजंस में इंटरफेयर किया. जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और इंडिया में जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया. तो इस चीज़ ने क्या किया था, जो कंट्री की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया था, है ना. द डायरेक्शन, द शेप ऑफ कंट्री दे चेंज्ड. क्लियर है ना, एंड इट इम्पैक्ट कंट्री इन गुड एंड बैड बोथ द वेज. ठीक है, गुड एंड बैड बोथ द वेज दे इम्पैक्टेड द कंट्री. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो यहाँ पर ये चीज़ लाई गई कि भाई एक जो कंट्री होनी चाहिए, अब हमारी कंट्री ऐसी बनेगी जिसको कोई भी, हमारी कंट्री के जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे उसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो सोवरेनिटी जो है ये प्रॉपर्टी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई, दैट द इंटायर कंट्री, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज सोवरेन, मीन्स कि नो एक्सटर्नल पावर कैन अफेक्ट और इम्पैक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द कंट्री. इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर ऑफ कंट्री को कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, इम्पैक्ट नहीं कर सकती. इसके बाद बारी आती थी सोशलिस्ट की. तो सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है समाजवाद. तो सोशलिस्ट क्या होता है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट वर्ड है इसकी अपनी मीनिंग है. ये गांधीयन सोशलिस्ट कहलाती है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोला जाता है इसे.
ठीक है, जब भी हम वर्ड सोशलिस्ट को पढ़ते हैं तो हम जनरली पहुंच जाते हैं रशियन रेवोल्यूशन पर और वहां से सोशलिस्ट को समझने लगते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। रशियन सोशलिस्ट में क्या होता था, रशियन सोशलिस्ट में ये बात करी गई थी कि जो रिसोर्सेज है इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपए हैं और उनकी पॉपुलेशन 1 लाख है, तो सारे के सारे 1 लाख लोगों को वो 1-1 रुपए क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशलिस्ट इन रशिया। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में सोशलिस्ट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इंडिया हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। इंडिया हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। अब इट्स अपनी डेफिनेशन का मतलब क्या है सोशलिज्म का, यहां पर इंडिया में बात करी जाती है इक्वल, जो रिसोर्सेज हैं इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। यहां पर बात करी गई है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज रिसोर्सेज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको नोट करके रखेंगे। आई होप जो सभी बच्चे हैं हमारी क्लासेस में नोट करते चलते हैं, तो आप नोट करते चलें इसको कि सोशलिस्ट इंडियन डेफिनेशन क्या है सोशलिस्ट की, कि इन इंडिया वी बिलीव that there are the equal distribution of opportunity to use the resources। क्लियर, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज नहीं है, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, अपॉर्चुनिटीज है टू यूज द सोर्सेज। जैसे कि आप किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बड़े पर्सन से आप कंपेयर कर लेते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पास 6,000 करोड़ 60,000 करोड़ जो भी पैसा है, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बट मेरे पास भी वो सारी अपॉर्चुनिटी हैं कि उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके मैं भी वो 6,000 60,000 या 6 अरब रुपए कमा सकता हूं। ठीक है, तो ये कहलाती है सोशलिस्ट। तो यहाँ पर इक्वल जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी की बात करी गई थी इंडियन सोशलिस्ट डेफिनेशन में। इसके बाद बारी आती है सेक्युलर की। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मीन्स इंडिया में इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया मीन्स इंडिया का कोई भी एक परफेक्ट रिलीजन नहीं है। इंडिया सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करता है, क्लियर, और सारे रिलीजन को किसी भी पर्सन को किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, वर्शिप करने की जो है कंप्लीट फ्रीडम है। वो जब चाहे तब किसी भी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शिफ्ट हो सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। वर्ड से हम सभी फेमिलियर हैं, बट याद रखना है कि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चलती है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है गाइस कि वी डोंट डू सिलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, वी डू सिलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट फर्दर देयर लीडर एंड विच बिकम्स आवर प्राइम मिनिस्टर। आई रिपीट, we do not select a prime minister directly, we don't vote for prime minister directly, we do vote for our representative, and our representatives select their means what we said, leader of their group, and the leader of their group the leader of winning party group is known as prime minister of India. So indirect democracy is there in country, so that is also important, very important guys। अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है उनको 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव वो पावर है, पहली चीज मैं बता दूं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तीनों का एक दूसरे से कोई लिंकिंग नहीं है। ठीक है गाइस, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का किसी से कोई लेना देना नहीं है। दीज 3 आर इंडिपेंडेंट पावर्स, मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, तो लेजिस्लेटिव वो हैं जो पावर्स बनाते हैं। ठीक है गाइस, एक सेकंड, सॉरी गाइस। लेजिस्लेटिव वो हैं जो पावर्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो हैं, लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी क्या करती है, लॉज को प्रोटेक्ट करती है। और जुडिशरी के पास पावर है कि लेजिस्लेटिव ने भी कुछ पावर बनाए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, तो जुडिशरी हैज द पावर टू से द व्हाटएवर द लॉ passed by legislative is unconstitutional and you have to dissolve it. So judiciary has the power to whether to judge whether the created law by legislative is constitutional or unconstitutional। तो जो जुडिशरी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाई गई है। दैट इज वाई जुडिशरी इज नोन एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी इज नोन एज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं हमारे आज की क्लास पर, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज के हमारी क्लास पर हम पहुंचते हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पहुंचते हैं यहाँ पर,
ई को आप अरेंज कर लेंगे दोस्तों, 1600 एडी में हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम था जब फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में आ रही थी ट्रेड के लिए। क्यों आ रही थी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया वर नोन एज सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भी वी वर क्वाइट रिच बाय दैट टाइम बिकॉज ऑफ अवर स्पाइसेस। वी आर क्वाइट रिच बाय दैट टाइम बिकॉज ऑफ अवर स्पाइसेस। तो उसी चीज के लिए हम सभी जानते हैं कि मसाले जो स्पाइसेस इसने कंट्री को गुलाम बनाया, स्लेवरी में डाला है। ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी जो बाहर अपनी अपनी कॉलोनीज बनाना चाह रही थी, जब उन्हें पता चला कि इंडिया एक कंट्री है जहां पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी स्पाइसेस है और बहुत सारा बिजनेस हम कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंट्री में आती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी आ गई थी। यहाँ पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है हमारी कंट्री पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंट्री में आई 1600 के आसपास। ठीक है, और ये एक स्पेशल चार्टर्ड के साथ आए थे टू डू द बिजनेस इन इंडिया। एक स्पेशल चार्टर्ड के साथ आए थे जिससे वो ट्रेड कर सकते थे इंडिया में। ठीक है, ये जो स्पेशल चार्टर्ड था उन्हें किसने दिया था? ये स्पेशल चार्टर्ड उन्हें दिया था एलिजाबेथ ने, हु वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और उस समय जो इंग्लैंड था वो सबसे बड़ी पावर था इस वर्ल्ड की, एक बहुत बड़ी पावर था। और वो क्या था, एक जो ग्लोबल पावर और बनना चाह रहा था, प्राइम पावर बनने की उस पर राह पर चल रहा था। तो वहाँ से वो एक चार्टर लेकर आए थे। चार्टर मतलब एक स्पेशल फरमान था कि आपको मोनोपोली दी जाती है इंडिया में बिजनेस करने की। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया गैस। ओके, अब हुआ क्या, इसके बाद होती है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। और इन दोनों के बाद जो कंपनी होती है, कंपनी की बिल्कुल जो किस्मत है वो चमक जाती है। एंड होता क्या है, कंपनी को सिविल राइट, जिसको कि बुक्स में दीवानी राइट लिखा हुआ है, यदि आप लक्ष्मीकांत बुक या कोई भी बुक उठाएंगे तो दीवानी राइट्स की बात करेंगे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। दीवानी राइट्स मतलब द पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, द पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, इट वाज द दीवानी राइट्स। ठीक है, तो जो कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स। अब यहाँ पर होता क्या है, जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए तो उन्होंने बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से जो कंपनी के ऑफिसर्स थे दे बिकेम रिच, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिकेम रिच, बट द कंपनी इंटायरली वेंट इनटू द डेप्थ। कंपनी किस में आ गई? डेप्थ में आ गई। तो कंपनी पर डेप्थ चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। अब जब कंपनी पर कर्जा चढ़ जाएगा तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो पहुंचे कहाँ पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब बोले ऐसा ऐसा हो गया है एंड वी नीड योर हेल्प। तो भाई वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने आपको स्पेशल चार्टर दे के भेजा था कि आप बिजनेस करें, आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो उल्टा हमारे पास आ गए। तो यहाँ से कंपनी के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की सोच थी, थिंकिंग थी, वो बदली। अब यहाँ से कंपनी क्या चाहेगी, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कंपनी को कंट्रोल में लेना चाहेगी। ये देख रही थी कि कंपनी अपनी पावर जो है वो इंडियन कॉलोनी पर बना रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार कंपनी जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रही है। तो अब यहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी वो कंपनी के ऊपर अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ लॉस पास करने स्टार्ट किए। और यहाँ से एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगी। तो इसीलिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ना जो पॉलिटी है वो शुरू करते। तो यहाँ से जो है बहुत सारे रूल्स बनने लगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेट करने के लिए फंक्शंस ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट जो है वो पास करने स्टार्ट किए। उनमें था रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट सेम है। जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था उसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट बोला। क्यों बोला उसको रेगुलेटिंग एक्ट? क्योंकि उस एक्ट को पास किया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के एम से, इसीलिए उसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। और उसके बाद जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए उन सभी को चार्टर एक्ट बोला गया, क्योंकि चार्टर को रिव्यू किया जाता था। चार्टर क्या है, माइंड में क्लिक होना चाहिए, लाइसेंस है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। किससे? एलिजाबेथ से। किससे लेकर आई थी? एलिजाबेथ से लेकर आई थी। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसको चार्टर एक्ट भी बोलते थे। और यहाँ पर बोला गया कि हम हर 20 साल में जो है वो रिव्यू करेंगे। तो जो चार्टर एक्ट था वो हर 20 ईयर्स बाद आता था। जैसे फर्स्ट आया था 1773 में, उसके बाद आया था 1793 में, फिर आया था 1813 में, फिर आया था 1833 में, फिर आया था 1853 में। और 1853 को बोला जाता है द लास्ट चार्टर एक्ट। 1853 को क्या बोला जाता है गाइज? द लास्ट चार्टर एक्ट भी बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट चार्टर एक्ट विच वाज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। कंफ्यूज नहीं होंगे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसे ही हम चार्टर एक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए तो उनको हम चार्टर एक्ट के नेम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, तो इसमें पहली बात ये करी गई कि हम आपके चार्टर को, मतलब कंपनी के चार्टर को जो है वो हर 20 साल में रिव्यू करेंगे। और याद रखना ये जितने भी एक्ट अब आ रहे हैं, ये जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये पास कर रही है ताकि वो कंपनी पर अपना धीरे धीरे जो कंट्रोल है पूरी तरह से बना सके। तो कंपनी ने क्या बोला कि भाई हम हर 20 ईयर्स बाद आपके चार्टर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो डिसीजन लिया गया, एंड द डिसीजन वॉज कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, पहले बंगाल का गवर्नर अलग थे, मद्रास के गवर्नर अलग थे, मुंबई के गवर्नर अलग थे, इनको गवर्नर इंडिविजुअली बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर था उसका नेम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। द गवर्नर ऑफ बंगाल इज नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बाकी के जो दो गवर्नर्स थे उन दोनों को इसके अंडर ले आए। किसके अंडर? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ले आए। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ही वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों। क्लियर? आई होप इस नेम को आप याद रखेंगे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो ही वाज द फर्स्ट एवर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ। फाउंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फाउंड किया गया, इसको क्यों बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था एक ऐसी आंसरेबल बॉडी थी, किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो क्या होता क्या था कि कंपनी के पास तो लॉस आ गया था, तो भाई कंपनी क्या कैसे ट्रेड कर रही है, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो किसे देते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते थे। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। सेंट्रलाइजेशन क्या मतलब? पहले कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई थी, अब वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैठकर इंडियन कंट्री को एक सेंट्रलाइज करने की बात सोची। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो बाकी के दो प्रोविंसेस थे उनको एक साथ लाया जा सके, उसके अंदर लाया जाके। तो एक सेंट्रल बॉडी आ गई। कौन सी सेंट्रल बॉडी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज द सेंट्रल बॉडी। और यहाँ से जो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन था वो ओरिजिनेट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट कि कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ था। और फाउंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी वो सेंट्रल पावर कंपनी के लिए बना दी गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया था? काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर्म करी गई थी, जिसमें 4 मेंबर्स थे। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो फॉर्म करी गई थी, इसमें भी 4 मेंबर्स थे। और इसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स थी। बाय नेचर देवर एग्जीक्यूटिव, बट इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी थी। मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ नोट ऑफ इट कि जो मेंबर थे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स रखते थे, बट दे हैड द लेजिस्लेटिव पावर एज वेल। ठीक है, मतलब उस समय एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा थी और लेजिस्लेटिव पावर उससे कम थी। बट आज के समय में हमारा जो पॉलिटी है वो चेंज हो चुकी है। अब लेजिस्लेटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव है जो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही कैलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1774 में। और सर एलिजाह इम्पे बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर एलिजाह इम्पे बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं सेटलमेंट एक्ट पास हुआ 1781 में। अब क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट हैज़ मैनी लूप होल्स। तो उन लूप होल्स को कवर अप करने के लिए जो सेटलमेंट एक्ट है 1781 में पास हुआ है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उनको कम करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए सेटलमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, अब हो क्या रहा था, जब रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें एक काउंसिल बनाई गई थी। काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थे। तो जो काउंसिल थी वो भी जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर करती थी। और सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी बनाई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करती थी। तो उन्होंने देखा कि यार ये कुछ ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है, तो इस इंटरफेयर को कम करने के लिए सेटलमेंट एक्ट पास किया गया था। और सेटलमेंट एक्ट में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, और वो ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेयर था इन द कंपनी अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इन द कंपनी अफेयर्स वॉज एबोलिस्ड, उसको खत्म कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब कंपनी मैटर्स में, कंपनी अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, जो डेफिशिएंसी थी रेगुलेटिंग एक्ट के उसके लिए इसको बनाया गया था। क्लियर, और जो गवर्नर जनरल था
वो अब लॉज बना सकता था किसके लिए, बंगाल और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा के लिए भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था इस एक्ट से निकल कर सामने आता। उसके बाद हम चलते द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखना है 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगला अगला कब आना है 1793 में, 20 साल बाद। लेकिन उसके पहले 2-3 एक्ट भी आते हैं। तो पहला एक्ट था सेटलमेंट एक्ट, दूसरा एक्ट कौन सा आ गया इसके बीच, द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किसने निकाला था, जो पिट्स थे, पिट्स द यंगर के नेम से जाने जाते हैं, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, उनके अकॉर्डिंग ये एक्ट आया था। तो इसीलिए उनके नेम पर इस एक्ट को रखा गया था। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हुई थी वो थी डबल एडमिनिस्ट्रेशन। पिट्स इंडिया एक्ट में डबल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन हुआ था। अब डबल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि भाई कंपनी में 2 रूल लगा दिए उन्होंने। अब कंपनी को और कंट्रोल कर रहे हैं, तो 2 बोर्ड बनाए गए, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था बिजनेस अफेयर्स देखना और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स देखना। तो इस तरह से जो 2 तरह के हमें बोलना चाहिए क्या, डबल जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, डुअल जो गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें थी वो सामने आने लगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं द 1793 द चार्टर एक्ट। अब 20 साल हो चुके हैं, 20 ईयर हैज़ बीन पास। तो यहाँ पर क्या आ गया था आपका फर्स्ट चार्टर एक्ट, दैट इज द सेकंड रेगुलेटिंग एक्ट या सेकंड चार्टर एक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 आया, क्लियर। अब इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1793 और 1813 ये दोनों इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं गाइस, फिर भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। तो जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें कंट्रोल बोर्ड, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ करी गई थी कि जो जितने भी बोर्ड बनाए गए थे, जैसे कि बोर्ड थे, कंट्रोल बोर्ड थे, या जो और दूसरे भी बॉडीज़ बनाई गई थी अब तक एक्ट में, उन सभी की जो सैलरी की बात करी गई थी उसको इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने की बात करी गई। तो चार्टर एक्ट 1793 ने क्या बोला है कि जितनी भी नई नई हमने बॉडीज़ बना दी हैं, बोर्ड्स बना दिए गए हैं, उनके जो भी मेंबर्स हैं उन सभी की जो सैलरी दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। मतलब इंडिया को चूस रहे थे, थोड़ा सा और चूस लो भाई, क्लियर। तो यहाँ से इंडिया को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, उसका और ज़्यादा शोषण करना चालू हो गया काम। ठीक है, इसके बाद आता है चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, फिर 20 साल हो चुके हैं, 1913 के बाद फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया, क्योंकि हमने रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई जो चार्टर एक्ट होगा उसको 20 साल बाद जो है वो रिव्यू किया जाएगा। जो चार्टर एक्ट होगा उसको 20 साल बाद क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो भाई 1913 में रिव्यू किया गया, अब 1813 में रिव्यू 1903 में रिव्यू किया गया, अब 1813 में रिव्यू किया जाएगा। तो 1813 में रिव्यू किया गया और यहाँ पर क्या किया गया कि जो कंपनी का एक्सटेंशन है वो 20 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया था। जो कंपनी का एक्सटेंशन है वो 20 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन वो ये था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में बिजनेस करने की, उसको ख़त्म कर दिया गया था। मतलब पहले कंपनी को मोनोपोली थी कि भाई आप पूरी कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं एंड ओनली यू कैन ट्रेड इन द कंट्री, दैट इज़ द इंडिया। बट इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था कि कंपनी की मोनोपोली अब नहीं रहेगी। और इसके बाद कुछ ब्रिटिश सिटीजन्स थे, पहले सिर्फ कंपनी ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, लेकिन जब ये रूल खत्म हुआ तो ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए भी कंट्री ओपन होगी एज अ मार्केट टू स्टार्ट ट्रेडिंग कुछ लिमिटेड एरिया में। तो 1813 में क्या हुआ, कंपनीज मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया वाज अबॉलिश्ड। सेकंड थिंग हैपेंड दैट ब्रिटिश सिटीजन्स अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया विद सर्टेन लिमिट्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो 1813 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पहुंचते हैं चार्टर एक्ट 1833। 13 के बाद फिर 20 साल बाद अगला एक्ट आना था चार्टर एक्ट, तो वो 1833 में आया। गाइज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी 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 क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1833 में जो आया एक्ट, इस एक्ट में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करी गई कि जो बंगाल्स गवर्नर जनरल था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा चेंज क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the governor general of India. Governor general of Bengal became the governor general of India. Here again a question for you guys कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो इस समय हु वाज द फर्स्ट एवर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, नाउ ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब ये सेंट्रलाइजेशन जो था अपने चरम पर पहुंच गया था। सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक। जो सेंट्रलाइजेशन था वो अपने पीक पर पहुंच गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब कंट्री को एक तरह से बांधना, एक रूल के अंदर लाना, ये जो है वो काम किया जा रहा था। तो धीरे धीरे कंपनी की जो पूरी होल्डिंग थी उसको खत्म किया जा रहा था। ठीक है, नाउ द गवर्नर जनरल वॉज गिवन फुल पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू। तो गवर्नर जनरल को सारी की सारी पावर्स दी गई रेवेन्यू से रिलेटेड सारे मैटर्स पर, और रेवेन्यू से रिलेटेड सारे मैटर्स पर जो है गवर्नर जनरल को सारी की सारी जो है
पावर्स दे दी गई। इसके अलावा फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था और किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में हुआ था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में जो पहली लॉ कमीशन है वो फॉर्म हुई थी, जो फॉर्म हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैटर बनता है, क्लियर। और इस जो एक्ट है, इस एक्ट में एक सेक्शन 87 था, एक सेक्शन 87 था, और सेक्शन 87 ये बोलता था कि ये जो कंपनी है, कंपनी में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी पोजीशनिंग को या उनकी किसी भी तरह की कंपनी में ज्वाइन करने के अफेयर्स को किसी भी तरह की जो है एक तरह से क्या बोलना चाहिए, भेदभाव नहीं करी जाएगा। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रेसिज्म नहीं होगा किसी भी तरह का, किसी भी तरह की चीज़ें जो है वो ऐसी नहीं आएंगी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। सभी लोग अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था, बट इट नॉट वॉज अप टू द मार्क। ठीक है, ये सब कहा गया था। इसके बाद जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स थे वो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गए थे। कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था। कंपनी से बोला गया था कि अब आपको ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो पास हुआ था, वो ये था कि अब कंपनी एक कंपनी ना रह गई थी, बल्कि ये क्या बन गई थी, एक तरह से बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रहे थे। तो अब कंपनी का काम क्या था, कंट्री पर रूल करना, कंट्री को संभालना, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्री। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्री, अब आपको कंट्री को सिर्फ संभालना था, ये काम उनको दे दिया गया था। और स्लेव सिस्टम जो था इसको अगेंस्ट द लॉ बताया गया था। स्लेव सिस्टम, कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी करी गई थी, तो उनमें से जो अच्छा काम एक किया गया था वो ये था कि जो कंट्री में स्लेव सिस्टम था, उस स्लेव सिस्टम को जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। स्लेव सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था, और उसके खत्म करने की पूरी तरह से बात करी गई थी चार्टर एक्ट 1833 में। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं चार्टर एक्ट 1853 में। 1853, 33 के बाद 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया 1853, और इसको बोला गया था द लास्ट चार्टर। याद रखेंगे, इसको क्या बोला गया था, द लास्ट चार्टर, नोट करके चलेंगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज नोन एज द लास्ट चार्टर। ऐसा बोला गया कि जो चार्टर एक्ट 1853 था उसमें सारे के सारे वो मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं जो ज़रूरी हैं, सारे के सारे वो मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं जो कि ज़रूरी हैं, और इसके बाद कोई भी अब जो अमेंडमेंट है वो नहीं बचा है। ठीक है, ऐसा बोला गया था, क्लियर। अब इसके बाद क्या किया गया था, चार्टर एक्ट 1853 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, वो ये थी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे जो कंपनी में इंपॉर्टेंट पोस्ट को फिल करने के लिए वो किए गए। एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि अब कंपनी में जितनी भी पोस्ट हैं जो फिल करी जाएंगी वो अब फेयरली किसके थ्रू करी जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू करी जाएंगी। और लॉर्ड मैकाले की कमिटी जो है वो अपॉइंट करी गई थी इस चीज़ के लिए कि फ्री एंड फेयर जो है वो एग्जामिनेशन हो सके, और ये करी गई थी 1854 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव था जब इंडियंस के लिए भी कंपनी में जो पोस्ट थी वो ओपन कर दी गई थी। बट कंपनी में जो हायर पोस्ट होती थी उनके लिए इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था, बट कुछ पोस्ट के लिए इंडियंस को अलाउ किया जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन उस समय ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे वो आज की तरह आसान नहीं होते थे, काफ़ी ज़्यादा टफ भी होते थे गाइस। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया था, द फेयरवेल टू गवर्नर काउंसिल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वर्स सेट असाइड, क्लियर। अब यहाँ पर चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, चार्टर एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ करी गई थी। पहली तो क्या था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू कंपनीज की पोस्ट को फिल किया जाएगा, और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से सेपरेट कर दिया गया, और सेपरेट करने के बाद 6 न्यू काउंसलर जो थे वो ऐड करे गए थे, और जिन्हें लेजिस्लेचर क्या नेम दिया गया, जिन्हें क्या नाम दिया गया, लेजिस्लेचर का नेम दिया गया। अब इसके बाद 1857 में क्या होती है, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में। ठीक है, तो 1857 के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास किया जाता है। अब उन्होंने देखा कि भाई कंट्री के लोग तो बहुत ज़्यादा बागी हो रहे हैं, क्लियर, ऐसे तो हम कंट्री पर रूल कर नहीं पाएंगे, और यदि ब्रिटेन को समय सुपर पावर बनना था तो इंडिया का उनका कॉलोनी होना, उनके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि हम सभी ने देखा था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए थे तो इंडिया से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स थे जो कि गए थे। किसी भी कंट्री से ले लें तो इंडिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स गए थे जो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, जिन्होंने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में क्या किया था, वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया।
ठीक है। और 1858 जब आया तो इसमें जो कंपनी, अभी कंपनी बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी क्या कर रही थी, इंडिया को संभाल रही थी, लेकिन अब कंपनी को ख़त्म करके पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। मतलब अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया पर रूल कर रही थी, अब कंपनी का रोल जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्रिएट करी गई। अब जब कंपनी रूल आएगी तो एक नए मिनिस्टर्स होंगे जो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, किसकी तरफ से, ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई जिसमें 15 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स। इसमें से 8 जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, और 7 जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे जो कि कंपनी के मेंबर थे, कंपनी मेंबर्स थे। 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट से थे, 7 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काउंसिल से थे। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था कि जो मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर की पोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट में मुगल एम्परर ने जो था वो नेशनल लीडर का रोल पार्टिसिपेट किया था, तो उस चीज़ को ही खत्म कर दिया गया। बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी की बांसुरी, तो उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया ताकि जो इंडियन लोग यूनाइट हो गए थे उस एक चीज़ को देखकर, अब वो यूनाइट ना हो पाए। यहाँ पर बहुत दिमाग लगाया था ब्रिटिशर्स ने, क्लियर। और एक नई पोस्ट जो है वो अपॉइंट करी गई थी, दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया की जो पोस्ट थी वो अपॉइंट करी गई थी, जो कि ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, एंड ही वॉज द आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। ही वॉज द आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, उसको बदल कर वायसराय कर दिया गया था, बिकॉज वायसराय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राउन। वायसराय इसलिए बोला गया क्योंकि वायसराय वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउन। सो लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते दोस्तों, उसके बाद आया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 एंड लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द डिपार्टमेंटल सिस्टम। तो जो लॉर्ड कैनिंग थी, उन्होंने डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको एम्पावर किया गया था टू इशू ऑर्डिनेंस फॉर द फर्स्ट एवर टाइम, है ना। तो जो गवर्नर जनरल था उसके पास पावर आ गई थी कि वो अब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, वो अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस इशू करता था। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, अब वो पावर किसके पास आ गई थी, वो पावर आ चुकी थी आपके गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। लेकिन जो भी ऑर्डिनेंस गवर्नर जनरल पास करता था उसके जो लिमिटेशन था, उसका जो वैलिडेशन पीरियड होता था वो 6 मंथ बस होता था। 6 मंथ के बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती थी। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि 1862 में आई थी। इसमें किंग्स ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को अपनी काउंसिल में पार्टिसिपेट करने दिया था। और इसके बाद आया था एक्ट 1873, और इस एक्ट के बाद 18 जनवरी 1884 को कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया था, एंड देयर वाज नो एग्जिस्टेंस नाउ फ्रॉम 18 जनवरी 1804 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जो कंपनी था, कंपनी का जो रूल था या कंपनी का जो एग्जिस्टेंस था वो कंट्री में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिसके बेस पर हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी जो है वो बनी हुई है। तो यदि हम बात करें, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम सभी ने देखा था कि कौन थे, वारेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात करते हैं, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो 7 था वो 9 प्रिंट हो गया था। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं वो आप सभी करेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो ये छोटी सी मिस्टेक, यदि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बहुत सारे जो लोग इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं वो वही उन्हीं पेड कोर्सेज़ के लोग हैं जो डेफिनेटली हमें नीचे दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी जो दुकान है अब उन पर खतरा चल रहा है नॉलेज स्काई की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1774 में। आगे बात करते हैं, वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था गाइज, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
एस्टैब्लिश्ड इन 1774। तो जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1774 में, तो सर एलिजा एम्पे वर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं, चैम्बर्स, लिम्स्टर एंड हाइट, ये तीनों जो थे उनके एसोसिएट जजेस थे। ये तीनों जो थे उनके एसोसिएट जजेस थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट व्हेन पास्ड। इस पिट्स इंडिया एक्ट को कब पास किया गया था? तो बहुत सा कॉमन इजी सा क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1784। आगे बढ़ते हैं, बाय विच एक्ट द कंपनी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स मोनोपोली टू डू द बिजनेस इन इंडिया। मतलब किस एक्ट के बाद कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था इंडिया में ट्रेड करने की? तो इट वाज नन अदर देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, छीन लिया गया था। उसके बाद अंडर विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल केम टू बी कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया? तो इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आगे बढ़ते हैं गाइज, इसको यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो और इसका आंसर दे दें, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आज के क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको परसों मिलेगी। कल इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास रहेगी जो कि 1 बजे मिलेगी। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, ठीक है गाइस। कल 1 बजे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की आपकी क्लास मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।